नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मेरे बाबा किताबों में। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का संविधान सभा का ऐतिहासिक भाषण। दी 17 दिसंबर 1946। अध्यक्ष महोदय, आपने इस प्रस्ताव पर बोलने के लिए मुझे निमंत्रित किया, इसीलिए मैं आपका मनःपूर्वक आभारी हूं। कुछ भी हो, मैं आपके इस आमंत्रण से आश्चर्यचकित हुआ हूं, ये कबूल करना पड़ेगा। मैं इस अपेक्षा में था कि मेरे पहले भी 20 से 22 वक्ता भाषण करने वाले होने से मेरा नंबर कल ही लगेगा। आज मैं कोई भी तैयारी करके न आने के कारण कल बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता। आज के प्रसंग में मुझे मेरा विचार पूर्णतः व्यक्त करने के लिए पूरी तैयारी करके बोलना पसंद आता। फिर भी आपने मेरे लिए 10 मिनट का समय निश्चित किया है। इस मर्यादित समय में आपके समक्ष इस प्रस्ताव को मैं कैसे न्याय दे सकूंगा, ये मुझे नहीं समझ आ रहा। फिर भी इस संदर्भ में मेरे विचार संभवतः थोड़े शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास करता हूं। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रस्ताव पर कल से चर्चा शुरू है, उसका स्पष्टता 2 भागों में विभाजन होता है। एक भाग विवादास्पद है और दूसरा विवाद मुक्त है। इस प्रस्ताव के परिच्छेद 5 से 7 से संबंधी भाग ये विवाद मुक्त है। इस परिच्छेद में भारत के भावी संविधान के उद्देश्य प्रस्तुत किए हैं। मुझे यह सूचित करना पड़ेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे नामांकित समाजवादी द्वारा प्रस्तुत यह प्रस्ताव वादमुक्त हुआ तो भी मुझे बेहद निराशाजनक लगता है। मेरी उनसे ऐसी अपेक्षा थी कि प्रस्ताव के इस हिस्से में उन्होंने जो कुछ प्रस्तुत किया उससे भी वे बहुत आगे जाएंगे। इतिहास का अभ्यासक होने के कारण प्रस्ताव का यह हिस्सा किसी भी परिस्थिति में उसमें समाविष्ट होगा ही नहीं, उसकी मैंने फिक्र की होती। प्रस्ताव का वह हिस्सा पढ़ते हुए फ्रांस की संविधान सभा में उद्घोषित किए मानवीय हकों के घोषणा पत्र के एक धारा की याद आती है। प्रत्यक्ष में 450 सालों का कालावधि बीत जाने के बाद भी मानवीय हकों का घोषण पत्र और उसमें अंतर्भूत अपनी मानसिकता का अविभाज्य हिस्सा हुआ है। ऐसा यदि मैंने कहा तो वह योग्य ही होगा। मैं तो ऐसा कहूंगा कि दुनिया के किसी भी सुसंस्कृत हिस्से के आधुनिक आदमी की ही मानसिकता का वह अविभाज्य भाग हुआ है, ऐसा नहीं तो बहुत सनातनी विचार और सामाजिक संरचना में बहुत पुराण मतवादी रहने वाले अपने देश में भी इन तत्वों की वैधता नकारने वाला संभवतः कोई दिख सकेगा। इस प्रस्ताव में उसकी पुनरावृत्ति करना अर्थात शुद्ध पांडित्य प्रदर्शन जैसा ही प्रकार है। यह तत्व अपने निष्कलंक दृष्टिकोण का अविभाज्य हिस्सा है, इसलिए अपने लक्ष्यों का हिस्सा समझकर इन तत्वों की फिर घोषणा करना अनावश्यक है। इस प्रस्ताव में दूसरी भी कुछ कमियां आई है। मुझे ऐसा दिखता कि प्रस्ताव के प्रस्तुत भाग में कुछ अधिकारों का स्पष्टता से उल्लेख हुआ है, लेकिन उपाय योजना का उसमें उल्लेख नहीं। आप सभी को जानकारी है कि लोगों के हकों पर बंधन आता है तो तब वे उसे वापस हासिल करने की व्यवस्था हुए बिना वे निरर्थक साबित होते हैं। मुझे इसमें ऐसी उपाय योजनाओं का अभाव दिखता है। किसी भी आदमी के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति कानूनी कार्यवाही के बिना छीनी नहीं जा सकती। यह सर्वसामान्य सूत्र भी मुझे इस प्रस्ताव में कहीं भी दिखता नहीं। मूलभूत हकों की व्यवस्था भी कानून और नीतिमत्ता की मर्यादा में की गई है। स्वाभाविकता, कानून का अर्थ क्या है, नीतिमत्ता का अर्थ क्या है, यह उस वक्त का शासन ठहराएगा। और जब एक राज्यकर्ता एक दृष्टिकोण स्वीकारेंगे तो दूसरा शासक दूसरा दृष्टिकोण स्वीकारेंगे। तत्कालीन राज्य शासकों पर यदि यह निर्णय सौंपा गया तो ऐसे समय मूलभूत अधिकारों की सही स्थिति क्या होगी, ये बता नहीं सकते। महोदय, इस प्रस्ताव में आर्थिक, सामाजिक और राजकीय न्याय की व्यवस्था की गई है। यदि इस प्रस्ताव में सच्चाई और ईमानदारी होगी, जिस पर मुझे तनिक भी संदेह नहीं, यह प्रस्ताव प्रस्तुत करने वालों ने राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजकीय न्याय जिससे प्रत्यक्ष में दिए जा सकेंगे, ऐसी स्पष्ट व्यवस्था इस प्रस्ताव में करनी चाहिए थी। इस पार्श्वभूमि पर मेरी ऐसी अपेक्षा थी कि देश में आर्थिक और सामाजिक न्याय का निष्पादन करने हेतु कृषि और उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की व्यवस्था प्रस्ताव में करना आवश्यक था। समाजवादी अर्थव्यवस्था रहे बिना भविष्य में कोई भी शासन देश में सामाजिक,
आर्थिक और राजकीय न्याय कैसा दे सकेगा? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसलिए इन बातों का स्पष्ट उल्लेख करना व्यक्तिशः मेरी आपत्ति न हो, तो भी मुझे यह प्रस्ताव कुछ निराशाजनक लगता है। प्रस्तुत प्रस्ताव पर इतना मेरा निरीक्षण व्यक्त करने के बाद यह प्रश्न मैं यहीं समाप्त करता हूं। हम आशा करते हैं कि यह बाबा साहब की बातें आपको अच्छी लगी होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आपको बाबा साहब की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। नमो बुद्धाय। जय भीम।